मेरा नाम फरमान अहमद खान है और मेरी यूपी पीसीएस 2018 में रैंक 6 आई है डिप्टी कलेक्टर में। मेरी यूपीएससी में भी 258 रैंक आई है इसी साल। और मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आज अपनी ओवरऑल स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा कि प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में मैंने किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करी है और किस तरह से ये आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, आने वाली जनरेशन किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, मेरा एक्सपीरियंस वो शेयर करूँगा ओवरऑल। तो जैसा कि हमको पता है कि यूपी पीसीएस 2018 इस साल फर्स्ट टाइम यूपीएससी पैटर्न पे हुआ, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स में मैंने क्या किया, मेंस में क्या किया और इंटरव्यू में। प्रीलिम्स की बात करें तो फर्स्ट टाइम नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई थी, तो मेरी तैयारी यूपीएससी के अकॉर्डिंग ही हो रही थी क्योंकि 2019 में ही मैंने यूपीएससी भी दिया और यूपी पीसीएस भी। तो मैंने सिर्फ जब यूपी पीसीएस के लिए एक घटना चक्र, हिस्ट्री और साइंस एंड टेक का वो मुझे किसी ने रिकमेंड किया था, तो मैंने वो रिलीजियसली फॉलो किया उसके एमसीक्यूज़ पूरे किए। उसके अलावा मेरी पूरी स्ट्रैटेजी जो भी यूपीएससी की है सेम वैसे ही रही, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स के लिए विजन की मैंने एक मंथली मैगज़ीन को फॉलो किया। तो यूपीएससी में मेरे प्रीलिम्स में, यूपी पीसीएस में 128 मार्क्स आए थे, जो कि 2 मार्क्स ज़्यादा हैं कट ऑफ से। बट क्योंकि मेरा मेंस हमेशा स्ट्रांग रहा है तो मुझे भरोसा था कि मेंस मेरा अच्छा होगा। और दूसरी चीज़, यूपीएससी और यूपी पीसीएस मेंस में एक ही महीने का डिफरेंस था। जैसा कि जानते हैं आप, यूपी पीसीएस का मेंस 2019 का सितंबर में हुआ और अक्टूबर में ही यूपी पीसीएस मेंस का था। तो यूपी पीसीएस मेंस के लिए मैंने बहुत अलग तैयारी नहीं की है। मेरा फोकस जो था कि यूपीएससी ही था। यूपी पीसीएस को मैंने ये था कि सिलेबस सेम है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हमें कभी भी आएगी। तो जैसे ही यूपीएससी का मेंस ख़त्म हुआ तो मैंने यूपी पीसीएस की तैयारी शुरू कर दी थी। तो मैंने सबसे पहले ये देखा था कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि कौन कौन सी चीज़ें यूपी पीसीएस में एक्स्ट्रा है। तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो था कि हिंदी का जो पेपर अलग से होता है वो मुझे, क्योंकि 10th तक हिंदी पढ़ी थी तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, कि बहुत टाइम से पढ़ा नहीं था, ऐसा नहीं बोलूँगा नॉलेज नहीं थी। तो उसके बाद ही मैंने फिर हिंदी में जो भी पत्र लेखन होता है, विलोम शब्द होते हैं और जो भी चीज़ें होती है अलग से, उसकी मैंने तैयारी की। उसके लिए मार्केट में अवेलेबल नोट्स थे अज्जू सर के, तो मैंने वो फॉलो किए रिलीजियसली और उसी को रिवाइज़ करता रहा। लेटर राइटिंग, जो पत्र लेखन था, उसकी प्रैक्टिस करी। इसके अलावा एक था कि यूपी का करंट अफेयर थोड़ा सा, क्योंकि हर एक का पार्ट था, हर पेपर का पेपर 2, 1, 3 थोड़ा सा यूपी स्पेसिफिक था, तो मैंने उस पर बहुत ज़्यादा जोर तो नहीं दिया। बट हाँ, घटना चक्र का जो ईयरली आता है उसमें से कुछ इशू सॉर्ट आउट कर लिए थे। जो हम लोग का ग्रुप था पूरा, वही सब ने दिया है, तो हम लोगों ने सॉर्ट आउट करके जो भी इश्यूज़ थे यूपी स्पेसिफिक उसको फॉलो कर लिया था। इसके अलावा जो कि स्टैंडर्ड सोर्स थे, क्योंकि मैंने यूपीएससी का मेंस लिखा था जब भी, तो मुझे बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए। मेरी फोकस था, मेरा स्ट्रेंथ जो था मेरा हमेशा से आंसर राइटिंग रहा है, तो मैंने आंसर राइटिंग पे हमेशा से फोकस किया था, क्योंकि मुझे पता था कि 1, 2, 3 पेपर 4 जो भी हमारे हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो मैंने जो अपने प्रिसाइज नोट्स बना रखे थे यूपीएससी के लिए, वही रिवाइज़ किया 1 महीने के अंदर। और बस स्टार्टिंग से लेके 1 महीने 20 दिन का शायद गैप था हमारा उसमें, मेंस में, दोनों में। तो मेरा फोकस हमेशा से यही रहा कि जो चीज़ें मैंने बना रखी हैं उसको रिवाइज़ करता रहा। नोट्स को, मेरे सेल्फ मेड नोट्स थे चारों पेपर के, और यूपी स्पेसिफिक जो मुझे नोट्स अलग से मिले हिंदी के, और जो भी एक्स्ट्रा यूपी के, जैसे ज्योग्राफी का हुआ, यूपी की थोड़ी हिस्ट्री हो गई, यूपी का थोड़ा पॉलिटिकल सिस्टम हो गया और यूपी का इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये चीज़ें मैंने एक सॉर्ट आउट करके नोट्स हम लोगों ने बना लिया और वो ही बस पढ़ाई की मैंने। दूसरी चीज़ थी यूपी में एक डिफरेंस यहाँ था कि एस्से में, क्योंकि यूजुअली हम जो यूपीएससी में होता है 2 एस्से होते हैं, यहाँ पे 3 एस्से होते हैं। तो 3 एस्से तो मुझे आइडिया था एस्से लिखने का, बट मैंने जस्ट ये देखा कि थीम किस तरह से आती है यूपी पीसीएस में 3 एस्सेस की, क्योंकि ऑल ऑफ सडन एक न्यू चीज़ एग्जामिनेशन हॉल में और उसकी पहले से प्रैक्टिस होना थोड़ा सा डिफरेंस हमेशा क्रिएट करती है। तो मैंने जो थीम थी तीनों की वो मैंने सॉर्ट आउट करी और मैं सॉर्ट आउट की कि ये थीम मुझे थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना है, यूपी स्पेसिफिक अगर कुछ आता है तो ये बात तो रही कि मेंस की किस तरह से रही। और दूसरा चीज़, मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, तो एंथ्रोपोलॉजी में कभी भी मुझे इतना इशू नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यूपीएससी के अपने सारे अटेम्प्ट एंथ्रोपोलॉजी से दिए, मेरे नोट्स पूरे सॉर्ट आउट थे। और मैंने फिर पेपर प्रीवियस ईयर के यूपी पीसीएस के देखे एंथ्रोपोलॉजी की, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, किस तरह से डिफरेंस है। तो जो मेन कोर एरिया था उस पर मैंने अपना स्ट्रेंथ बनाया और पेपर अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा फोकस किया इंस्टेंट की। क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था, सारा रिवीजन सिर्फ करनी थी मुझे, तो मेरा
पूरा जो फोकस रहा इन 20 दिन में हिंदी के अलावा, एक ये रहा कि किस तरह से मुझे यूपीएससी और यूपी पीसीएस में थोड़ा सा अटेम्प्ट किस तरह से डिफरेंस क्रिएट करना है। तो जैसा कि फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे यूपी पीसीएस भी यूपीएससी पैटर्न पे हुआ, तो मेंस का जिस तरह से पेपर आया तो 8 नंबर 12 नंबर का जिस तरह से क्वेश्चन आए, तो 8 नंबर 12 नंबर में वर्ड लिमिट तो हम लोगों की बहुत डिफाइंड थी, बट जो पेजेस आए एक्स्ट्रा वो बहुत एक्स्ट्रा। फॉर एग्जांपल 12 नंबर में मुझे जो याद आ रहा है 4 पेजेस आते थे। तो इफ़ हम वर्ड टू वर्ड एंड टू एंड भरने लग जाए पेजेस को, तो इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट कि आप उसको एंड कर पाएंगे पूरे पेपर को। तो मेरा हमेशा सबसे जैसे ही पेपर आया तो मेरे को वेल डिफाइंड था कि मेरी वर्ड लिमिट, मुझे आइडिया था कि यहाँ पे इतना 150 वर्ड्स पूरे हो जाते हैं, 200 वर्ड्स, तो मैं पूरा स्ट्राइक आउट कर देता था। तो मेरा फोकस हमेशा से मेंस में क्वालिटी पे रहा इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। तो मैंने 1.5 पेज में 8 नंबर का क्वेश्चन किया, 2 पेज और या 2.5 पेज में 12 नंबर का क्वेश्चन किया। तो मेरा हमेशा फोकस आंसर राइटिंग में क्वालिटी पे ही रहा। तो इस वजह से मतलब एक जो डाउट रहता है हमेशा लोगों को कि किस तरह से, जैसे 36 पेज की शीट है, हमको सारी भरनी चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो मैं हमेशा क्वालिटी पे फोकस रखा मैंने। तो क्वालिटी से मेरा मतलब यही है कि आपका वर्ड लिमिट वेल डिफाइंड है किसी भी सब्जेक्ट के लेके, किसी भी क्वेश्चन को लेके। तो उस वर्ड लिमिट में आप आंसर लिखेंगे क्वालिटी के साथ तो मार्क्स आपके आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड लास्ट टू लास्ट पेज भरेंगे तो मार्क्स आएंगे। सेम मेरा फोकस था जो भी मेरा ऑप्शनल था। ऑप्शनल में 36 पेज की शीट्स आई थी, तो मुझे जब मैं लिख रहा था तो मुझे ये आइडिया भी नहीं था कि एक्स्ट्रा शीट्स मिल सकती है। वो मुझे जब बाकी स्टूडेंट्स लेने लगे तो आइडिया, क्योंकि जीएस में हम लोगों को नहीं मिली थी, तो मुझे ये था कि मिलेगी ही नहीं एक्स्ट्रा शीट। तो मैंने जो ऑप्शनल में था अपने पहले ही हर पेज में 36 को डिवाइड कर लिया था, जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन थे उतने इक्वल पेजेस में डिवाइड करके मैंने उसी में लिमिटेड स्पेस में अपने आंसर राइटिंग की। बट मैंने एक चीज़ फोकस ये किया अपने ऑप्शनल में कि मैंने वो वाले क्वेश्चन सेलेक्ट किए जहाँ पे डायग्राम बनाने का स्कोप था या फ्लो चार्ट बनाने का स्कोप था या फिर कुछ इनोवेट कर सकता था मैं उसमें, क्योंकि प्रैक्टिस मेरी इतनी ज़्यादा थी तो मुझे पता था कि ये क्वेश्चन मैं ईज़िली हैंडल कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे अभी याद आ रहा है एक क्वेश्चन था, डिफरेंस बिटवीन द होमो सेपियंस एंड चिंपैंजी। तो मुझे 30 डिफरेंस टेबुलर फॉर्म में एकदम याद थे। तो मैंने जस्ट एक टेबल क्रिएट करी, 30 डिफरेंस बनाए और हर एक के 6 डायग्राम बनाए। तो मतलब उसको 12 मार्क्स 15 मार्क्स में जो भी क्वेश्चन आया था उसको मैंने एक इस तरह से हैंडल किया हर चीज़ को। और मुझे लगता है शायद यही चीज़ें क्वालिटी मेरी जो है वो मुझे हेल्प करी कि उसी वजह से मेरी रैंक इतनी अच्छी आई, 6th रैंक आई है। तो मैं हमेशा यही एक मैसेज दूंगा स्टूडेंट्स को कि जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं तो हमेशा क्वालिटी पे फोकस रखें, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे यूपी पीसीएस हो, क्योंकि क्वालिटी जब तक आपकी बेटर नहीं होगी मार्क्स आपके इंक्रीज़ नहीं होंगे। और यूजली स्टूडेंट्स का डाउट ये रहता है कि हम लोगों को, क्योंकि एक होता है फॉर एग्ज़ाम्पल 250 मार्क्स का है तो 100 मार्क्स हर कोई अटेन कर सकता है, उसके ऊपर किस तरह से इंक्रीज़ करना है। तो जब भी आप हमेशा क्वालिटी पे फोकस रखेंगे तो अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इवन हाफ मार्क्स भी आपका इंक्रीज़ हो रहा है हर क्वेश्चन में, तो आपके 10 मार्क्स ऑटोमेटिकली जंप हो रहे हैं। तो वो किस तरह से एक डिफरेंस क्रिएट करना है दूसरे बच्चों से या फिर दूसरे स्टूडेंट से किसका, वो आपका ओरिजिनल थॉट्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है ऑन द बेस ऑफ जीडीपी, तो यूजुअली हम लोग कोट करते हैं कि इंडिया की जीडीपी 5.6 है, 7 जीडीपी है। तो मैंने जस्ट उसमें एक इनोवेशन क्या किया था, तो मैं किसी भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को होती थी तो उसको कोट कर देता था, जैसे कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इंडिया की जीडीपी 7% ग्रो हो रही है। तो मैंने जस्ट ये माइन्यूट सा डिफरेंस क्रिएट किया। इसी तरह से जैसे अगर पॉलिटी की बात करें तो उसमें आता था कि अगर कुछ आ रहा है कि प्रेसिडेंट की पावर क्या है या फिर इमरजेंसी किस तरह से, तो मैं उसमें आर्टिकल इंट्रोड्यूस करता था। अगर इमरजेंसी आया जैसे मैंने आर्टिकल 352, और कोई भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट होती थी उसमें, या फिर आया जैसे मिसयूज़ ऑफ गवर्नर आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट की बहुत जजमेंट है कि इस तरह से इस केस में करना है। तो मेरी कोशिश रहती थी कि वो मैं अपने आंसर में इंक्लूड करूं और उसको अंडरलाइन करूं, ताकि एक थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाए। दो मैक्सिमम लोग करते हैं ये, बट मेरा अपना भरोसा ये था आंसर राइटिंग पे कि मैं ये चीज़ें से डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ। सेम अगर हम बात करें ज्योग्राफी का क्वेश्चन अगर कोई आता है मैं इसमें, तो मेरी कोशिश रहती थी कि इफ़ मैप पॉसिबल है यहाँ पे उस आंसर में एक छोटा सा आइदर सेक्शनल या फिर इंडिया का पूरा मैप मैं बना दूँ वहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर आया कि यूपी के टेक्सटाइल इंट्रोड्यूस करो, तो मैं यूपी का एक मैप छोटा सा बना के साइड में उसमें मार्क कर देता था एरिया ये पोर्शन है। तो उससे क्या होता है, एग्जामिनर को एक अच्छा लगता है चीज़ का, एक तो क्योंकि वो देख के समझ जाता है कि इसको अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन की है, क्योंकि एक मैप या डायग्राम बनाने से उसको आइडिया लग जाता है कि नहीं, ही नोज़ वेरी वेल अबाउट दिस आंसर और क्वेश्चन को समझ गया है। तो उसका जो नीचे वाला आपने जो आंसर लिखा उसकी थोड़ी मेहनत कम हो जाती है। तो हमेशा
मार्क्स गेन करने का एक बेस्ट तरीका ये है कि आप एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखें। जितना आप इजी एग्जामिनर के लिए करेंगे अपने पेपर को चेक करना, उतना ज़्यादा उसको आपके लिए ईजी है मार्क्स को गेन करना, क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स आंसर बनाते रहेंगे उतना डिफ़िकल्ट होता रहेगा आपके लिए मार्क्स गेन करना उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या पर्टिकुलर पेपर में। तो सेम चीज़ ये थी। दूसरा, मुझे क्योंकि पेपर 3 जो यूपी का आया था, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी मुझे उसमें ही आई थी, क्योंकि उसमें यूपी स्पेसिफिक बहुत सारी चीज़ें पूछ ली थी जो कि मैंने पढ़ी नहीं थी। बट मेरा क्या था, एक थॉट प्रोसेस, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे याद है कि ट्रांसपोर्ट का, टूरिज़्म का आया था एक क्वेश्चन, तो मुझे यूपी का एग्जैक्ट पॉलिसी नहीं पता था, बट मुझे नेशनल पॉलिसी पता था। तो मैंने उस बेसिस पे अपने कुछ पॉइंट सॉर्ट आउट किए कि यूपी स्पेसिफिक में ये क्योंकि कल्चरली यूपी मुझे पता था स्ट्रॉन्ग है, रिलीजन बेस्ड टूरिज़्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और मुझे एरिया वो पता था कि उस हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया हुआ था। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही उसकी पॉलिसी को पॉइंट्स लिखे, मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ा नहीं। तो ये चीज़ें ये होता है कि यूजली क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे ज़ीरो आता ही नहीं है, तो उसको हम छोड़ देते हैं, तो ऑटोमेटिकली अब उसके 0 मार्क्स हैं। इफ़ आप एक रिस्क लेके उसको अटैम्प्ट कर रहे हैं कोई भी क्वेश्चन को, तो आपका इवन अगर 1 मार्क्स भी मिलता है, और जिसने मुझे लगता है पढ़ाई की है या जिसे नॉलेज है नेशनल पॉलिसी की, ये थोड़ा आइडिया यूपी के, वो एटलीस्ट 4-5 पॉइंट लिख सकता है। तो उस 4.5 से आप 0 से 1-2 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो अगर ओवरऑल देखेंगे तो आपके 1-1, 2-2 मार्क्स ही जो हैं वो मतलब रैंक इंप्रूव करते हैं या आपके लिस्ट में नाम इंक्लूड करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जितने भी आते हैं सब कोशिश करें अटैम्प्ट करने की। आप क्वालिटी पे फोकस करेंगे तो हमेशा होगा कि फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने 10 से 15 क्वेश्चन बहुत अच्छी क्वालिटी के लिखे, क्योंकि जो एक एवरेज स्टूडेंट है वो 10 to 15 उसको बहुत क्वेश्चन अच्छे से आते होंगे। तो जब आपने 10 to 15 की क्वालिटी अपनी बहुत हाई रखी है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको एज मिल गया बाकियों से। और 4-5 क्वेश्चन जो है कि वो एवरेज या बिलो एवरेज हो सकते हैं। तो वो जो एवरेज मार्क्स है, यूजुअली क्या होता है कि 2-3 क्वेश्चन लोग छोड़ देते हैं कि हमको आते नहीं है, बट आप 2-3 क्वेश्चन में वो बिलो एवरेज परफॉर्म करके 6 to 10 मार्क्स गेन कर लिया। बाकी 6 to 10 मार्क्स एक पर्टिकुलर पेपर में गेन करना मतलब आपके चारों पेपर में 40 मार्क्स ज़्यादा हैं। तो 40 मार्क्स में तो मतलब आप टॉप कर गए, आपकी सर्विस भी चेंज हो गई, आपकी रैंक भी इम्प्रूव होगी। तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखिए कि आपको फोकस एरिया आपका ये रहना चाहिए। थर्ड बात करते हैं हम लोग इंटरव्यू की। यूपी पीसीएस के इंटरव्यू मेरा 22 जुलाई को था। यूपीएससी का रिज़ल्ट जब तक नहीं आया था तो मुझे जाना ही था ऑफकोर्स इंटरव्यू देने, क्योंकि पता नहीं था कि यूपीएससी में भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक मुझे आइडिया नहीं था कि यूपी स्टेट का इंटरव्यू किस तरह से होता है, क्योंकि यूपीएससी में बहुत डिफरेंस आता है। जो सुनते हैं सीनियर से बात की, कुछ लोग जो सिलेक्टेड थे तो उनका, और जो पुरानी ट्रांसक्रिप्ट्स रहती हैं नेट पे या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, जैसे मैंने देवप्रयाग इलाहाबाद के उसकी प्रीवियस ईयर जो भी ट्रांसक्रिप्ट्स थी वो फॉलो की, किस तरह से पूछते। तो मुझे लगा कि इसमें तैयारी जो मुझे करनी है बेसिकली, दो कॉन्फिडेंट था कि मैं बोल पाऊँगा, एक्सप्रेस कर पाऊँगा। तो मुझे ये था कि यूपी स्पेसिफिक कुछ चीज़ें मुझे पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ें बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन एसडीओ एसडीएम, यहाँ पे आपको अगर एडमिनिस्ट्रेशन बना देंगे तो यूपी में प्रॉब्लम क्या है वो सॉर्ट आउट करेंगे। तो मेरा एक्चुअल जो इंटरव्यू हुआ तो मुझे याद है मैं मॉर्निंग शिफ्ट में था, मेरा 9th नंबर था, तो 1 बजे अराउंड मेरा आया था नंबर। तो कल्पराज सिंह सर का बोर्ड था, वो लॉयर हैं। तो मेरा ये था कि मैं एंट्री करी, एक तो मास्क में दिया था हम लोगों ने इंटरव्यू, तो बहुत एक्सप्रेशन तो शो हो नहीं रहे थे। तो जब इंटरव्यू मैंने मतलब घुसा, मेरा अराउंड 15 to 20 मिनट्स इंटरव्यू चला होगा। तो मेरा जो बेसिकली इंटरव्यू था, जब स्टार्ट हुआ और एंड हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा ग्रिलिंग इंटरव्यू हुआ है मेरा, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पूछे गए। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के मुझसे बहुत सारे फैक्ट्स किए, तो मैं नो बोलता रहा। अगेन एक मेंबर थे, उन्होंने मुझसे स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, मुझे पता नहीं क्यों पूछे। बट ये 2 पोर्शन थे जहाँ पे मुझे लिटरली ये बोला गया कि तुमको लगता है कि मैथमेटिक्स आती नहीं है बिल्कुल भी, या हिस्ट्री में नॉलेज नहीं है। तो मैं बहुत कम पोस्ट था, तो मैंने सीधा, मेरे को याद है मेरा जवाब, एक तो चेयरमैन सर थे, एक मेंबर थे, तो मैंने उनको जवाब दिया था कि सर आप मतलब यू आर सेइंग करेक्ट, कि मुझे अभी मेरे का बहुत वीक बेस है, मैथ तो मुझे बिल्कुल नहीं आती है, और हिस्ट्री में मतलब मुझे फैक्ट्स याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो मतलब मैं अपने ऑनेस्टली मैंने आंसर दिया कि मुझे सही में नहीं आता था। मैंने बोला सर मैं चेक कर लूँगा, मुझे आइडिया नहीं है इन चीज़ों का। बिसाइड दिस जो भी मेरा इंटरव्यू हुआ था वो मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बेस्ड हुआ था। लॉ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, पॉलिटी के और एनवायरनमेंट जो मैक्सिमम था ये मेरा रहा। और 3-4 क्वेश्चन ओपिनियन बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में थे कि आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन में हैं तो पॉवर्टी किस तरह से होगा, या फिर मेरी जो हॉबीज़ थी न्यूमेस्मेटिक्स एंड ट्रैवलिंग थी,
तो उस पर थोड़ा सा होगा कि यूपी में टूरिज़्म का कैसे कर सकते हैं एज एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें पूछी गई थी। तो वो जो पोर्शन था मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपना अटेम्प्ट किया था और बहुत अच्छे से मतलब रहा। तो मुझे मतलब इवन मुझे लास्ट क्वेश्चन याद है, सर ने मुझसे लास्ट क्वेश्चन जो पूछा था वो अगेन मेरा स्टैट्स का 0 आंसर करने के बाद भी उन्होंने मुझसे लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि इफ़ आपको एक रिवर क्रॉस करनी है और आपको अपनी हाइट पता है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मीन, मोड या मीडियन, या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगेन मेरे माइंड में थॉट आया कि अभी मैंने एक भी स्टैट का क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया और मुझसे लास्ट क्वेश्चन सर बोल के ये पूछ रहे कि अगेन स्टैट का क्वेश्चन है। तो मतलब ठीक है, उसमें भी मैंने एक बहुत कंपोज रहा, तो मैंने उनको जवाब दिया, सर मतलब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बोट में पार कर लूँगा नदी को। तो मतलब ऑल मेंबर्स वर लाफिंग थी। मतलब एक ये मतलब अलग सा जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे ऑफकोर्स मीन, मोड, मीडियन मेरी नॉलेज बेस उस टाइम नहीं था, स्ट्राइक नहीं कर रहा था किस चीज़ की। तो मैंने बोला सर मैं बोट से पार कर लूँगा। तो सब लोग हंसे, तो उन्होंने बोला नहीं आपको मतलब मीन, मोड, मीडियन से ही बताना पड़ेगा। तो मैंने अगेन दोबारा यही बोला कि सर मैं अभी रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज़ को। तो उन्होंने फिर स्माइल की और मुझसे फिर लास्ट दोबारा क्वेश्चन गवर्नमेंट की पॉवर्टी स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मैंने अपना, क्योंकि वो चीज़ बहुत प्रिपेयर है, हम लोगों ने पढ़ी है इतनी, तो मैंने 4-5 एटलीस्ट स्कीम बता ही रहा था। तो सर ने स्टॉप कर दिया मुझे और बोले कि तुम्हारा इंटरव्यू ओवर हो गया। तो मैंने उनको थैंक्स बोला और निकल गया। तो मेरा एक्सपीरियंस जो यूपी पीसीएस को लेके रहा, क्योंकि एक यूपीएससी से था तो मेरा एक एज ये था कि मुझे नॉलेज बेस की कोई इशू नहीं था और यूपी स्पेसिफिक मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया नहीं, सिर्फ हिंदी के अलावा, कि मुझे था कि यार आंसर राइटिंग मेरी स्ट्रेंथ है, मैं कवर अप कर लूँगा। और सेम इंटरव्यू में मैंने सिर्फ यूपी स्पेसिफिक वाला ही जो भी एरिया था वो फोकस किया। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अभी जो यूपीएससी का पैटर्न सेम हो गया यूपी पीसीएस का, तो जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ऑफकोर्स उनको एक एज है एज़ कम्पेयर टू जो कि टोटल स्पेसिफिक यूपी की तैयारी कर रहे हैं। बट अगेन अभी जब सेम चीज़ें हो गई है तो ऑटोमेटिकली आपके पास मटेरियल भी इंक्रीज़ हो गया मार्केट में। तो आपका फोकस हमेशा, यूजली प्रॉब्लम लोगों को ये रहती है कि इंग्लिश मीडियम वालों को एज रहता है, हिंदी मीडियम वालों को एज नहीं रहता है। तो मेरा मानना ये है कि एज इस वजह से रहता था क्योंकि मटेरियल अवेलेबल इंग्लिश में ईजिली मिल जाता था, हिंदी में नहीं मिलता था। अभी क्या है कि ऑलरेडी यूपीएससी के लिए एक मटेरियल वेल डिफाइंड मार्केट में अवेलेबल है, तो दोनों मीडियम में कोई इशू नहीं होगा। मेरे फ्रेंड है जो हिंदी मीडियम ने भी जिन्होंने क्वालिफाई किया है, तो ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आपके साथ किसी भी लैंग्वेज का, बट आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको जब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे लैंग्वेज को, चाहे वो आंसर शीट में हो चाहे इंटरव्यू में हो, तो आपको मार्क्स गेन करना प्रॉब्लम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थॉट प्रोसेस निकाल देना आपको अपने माइंड से कि लैंग्वेज बैरियर है आपकी। लैंग्वेज बैरियर नहीं है, उसको एडवांटेज की तरह यूज़ करिए। सेकेंडली, जब मटेरियल आपके पास अवेलेबल है तो खूब प्रैक्टिस करिए आंसर राइटिंग की। यूपी पीसीएस का एक सैम्पल पेपर आपके पास है 2018 का, उसी के बेसिस पे आप अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं। तो एक बेस्ट चीज़ है, जैसे यूपी को जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं उसके लिए बेस्ट है यूपी की साइट। जैसे कि अगर आप बोलेंगे एक उसका यूपी के बजट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट चीज़ें जो आ रही है, क्योंकि ये कोर एरिया डिफाइंड है सिलेबस में। तो आप ये वेबसाइट से रिसेंट में जो भी देखेंगे करंट अफेयर में जो भी उनकी पॉलिसी की आएगी, पीडीएफ आएगी, तो वो पढ़ लीजिए। मेरे को लगता है कि वो मोर देन इनफ चीज़ होती है यूपी के बारे में पता करने की। उसके बेसिस पे आप हैंडल कर सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन आता है। तो मेरा यही एक मैसेज है सबके लिए कि जो भी है कंसिस्टेंसी से आप पढ़ते रहिए, हार्डवर्क के साथ उसको करिए और प्रैक्टिस ज़रूर करिए मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि यूपी है तो यूपी स्पेसिफिक आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जैसे मैंने बताया घटना चक्र ज़रूर पढ़िए और मेंस के लिए आप यूपी का जस्ट ऐड ऑन कर लीजिए। और इंटरव्यू में इट्स अबाउट प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, नॉट अबाउट नॉलेज। तो आपका अगर नॉलेज आपकी, क्योंकि आपने मेंस निकाला, नॉलेज आपकी बहुत अच्छी है, तो अब अगर अपने आप को बेटर एक्सप्रेस कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली तो कोई इशू नहीं आएगी इंटरव्यू में भी, तो इंटरव्यू में भी मार्क्स होगा। तो ओवरऑल मुझे यही मैसेज है सबके लिए कि अच्छे से तैयारी लगे रहिए, कंटिन्यूस पढ़ते रहिए, आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा उसमें। थैंक यू वेरी मच।